नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड हाईकोर्ट की राज्य में राष्ट्रपति शासन पर कड़ी टिप्पणी, कहा निर्वाचित सरकार के अधिकार छीनने की कोशिश, फैसले से अस्थिरता का खतरा। पीएफ के नए नियम रद्द, कर्मचारियों के विरोध के बाद झुकी सरकार, 58 साल से पहले पूरी रकम निकालने पर थी रोक। मराठवाड़ा में सूखे से स्थिति और बिगड़ी, बड़े जलाशयों में महज 3% पानी, 200 फीट से गहरे बोरवेल पर रोक, देश के 91 बड़े बांधों में 4 सूखे। भ्रामक विज्ञापन करने वाले सितारों पर नकेल की तैयारी, भारी जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा का प्रस्ताव तैयार, उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में फैसला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमला, 30 की मौत और 300 से अधिक घायल, तालिबान ने ली जिम्मेदारी, सरकार ने बताया हताशा का परिणाम। और आइए देखते हैं पहली खबर। मराठवाड़ा का बीड़ जिला सबसे ज्यादा सूखा पीड़ित इलाकों में शामिल है। यहाँ पर कुएं, जलाशय और बांध सूख चुके हैं और लोग टैंकरों के पानी पर निर्भर हैं। कर्ज के बोझ से दबे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। पेश है राज्यसभा टीवी की यह खास रिपोर्ट। किसान कैलाश मोरे के घर में बैठे गमज़दा लोगों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बीड़ के रोसण गांव निवासी कैलाश मोरे ने 11 अप्रैल को कर्ज और फसल की बर्बादी से हताश होकर आत्महत्या कर ली थी। 16 बीघे जमीन के मालिक इस किसान ने मुआवजे के लिए भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसने उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत दिन से बीड़ को आ रहे थे, पैसे नहीं मिले, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। और उनकी ज़मीन जो जा रही है रोड में, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। 3 साल से बारिश नहीं हो रही है और खेत में कुछ भी अनाज नहीं पैदा हुआ। 1500 की आबादी वाला रोसण गांव कभी काफी खुशहाल था, लेकिन बीते 5 साल से सूखे दर सूखे ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जमीन परती और पीने के पानी के लाले पड़े हैं। गांव का एकमात्र हैंडपंप सूख गया है और लोग टैंकरों से मिलने वाले पानी के सहारे हैं। साफ पानी के लिए महिलाओं को रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता है। 5 साल हो गया बारिश नहीं, इसलिए खेती में कुछ आता नहीं। हर किसान को कोई पीक नहीं, कुछ नहीं, गांव में पानी नहीं, सब वो परेशानी में है। यहाँ 8 दिन को, 10 दिन को, 11 दिन को एक बार ही टैंकर आता है ना। आता है तो गंदा पानी आता है। हम गरीबी लोग हैं। अभी कौन बोलता है ये करो वो करो, बाद में दवाखाने में जाने का पैसा कहाँ से लाने का, बताओ हम लोग को तो क्या करने का हम लोग ने। जिले में इस साल 55 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीड़ के जिलाधिकारी नवल किशोर राय के मुताबिक जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन कई स्तर पर काम कर रहा है। हमारा वाटर टैंक है, तकरीबन उसमें 12,000 लीटर पानी होता है और एक गांव में तो बोल सकते हैं कि औसतन 2 या 3 ट्रिप्स हम लगाते हैं, तो तकरीबन 1,500 ट्रिप्स है। तो इतने सारे टैंक्स के द्वारा लोगों को पानी दे रहे हैं। प्रशासन ने जानवरों के लिए 265 कैटल कैंप लगाए हैं। इनमें 2,65,000 जानवर रखे गए हैं। सरकार ने इनके लिए चारा और पानी का इंतजाम किया है। सूखे और पानी के साथ ही बीड़ के 25 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट भी है। मजदूर और गरीब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। गर्मी बढ़ने और जलाशयों के सूखने के चलते लोगों का गुजारा करना दूभर हो गया है। मराठवाड़ा का बीड़ जिला भारी जल संकट और सूखे से जूझ रहा है। यहाँ वो जलाशय जहाँ कभी भी पानी नहीं सूखा था, खजाना जैसे जलाशयों में पानी पूरी तरह सूख गया है और किसान बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। कैमरून नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बीड़। और सूखे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के बांधों में 20% से भी कम पानी बचा है। मराठवाड़ा इलाके में तो बड़े जलाशयों में 3% ही पानी नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि देश के 256 जिले इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। ये है महाराष्ट्र के बीड़ जिले। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं
ख़ास मेहमान हमारे साथ अनंत बगैतकर साहब, जो कि चीफ ऑफ न्यूज़ के ब्यूरो के शाकाल ग्रुप के हैं। आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह, हमारे संवाददाता, जो फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा, जिन जिन इलाकों का अब तक आपने दौरा किया है, किस तरीके से तस्वीर बद से बदतर होती नज़र आ रही? क्योंकि जो ताज़ा आंकड़े वो इशारा कर रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है, जलाशय सूखते जा रहे हैं और बांधों में जो पानी का स्तर है वो लगातार गिरा है। जी कविन, यहाँ तक मराठवाड़ा इलाके की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं लगातार घूमता रहा हूँ। यहाँ अगले 2 महीने, जो कि चूंकि अगर बारिश भी होती है तो कम से कम उसमें 2 महीने का समय है, और सारे के सारे जितने भी जल निकाय है वो लगभग सूख चुके हैं। और प्रशासन ने, ज्यादातर गाँव की स्थिति ये है कि जैसे बीड की बात करें तो लगभग सारे गाँव में ये नौबत आ गई, वो सूखाग्रस्त हैं और भयानक जल संकट से गुजर रहे हैं। जो बड़े बड़े जलाशय, यहाँ की जो बीड का जो खजाना जलाशय है, इसके बारे में मान्यता थी कभी सूखा ही नहीं पहले, वो इस बार जो सूख चुका है। तो कुल मिलाकर के हालात बहुत ही खराब हैं। और अभी जो है प्रशासन ने जो 2 काम जो किए हैं, खासतौर पर जो बीड जिले की मैं बात करूं जी, तो यहाँ एक तो जानवरों के लिए इन्होंने जो है वो छावनियां बनाई हैं, जिसमें काफी बड़ी बड़ी संख्या में जानवर हैं यहाँ, और उनको चारा और पानी वगैरह का इंतजाम वहाँ किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के गांव में जो पानी सप्लाई हो रहा है उनमें उस पानी की जो है गुणवत्ता बहुत ही खराब है। और क्योंकि पानी आ भी रहा है, कहीं पीला पानी आ रहा है, कहीं काला पानी है, कहीं कुल मिला के गुणवत्ता उसकी बहुत खराब है और उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। जो भयावह हालात है जिससे किसान गुजर रहे हैं, खासतौर पर 5वां सूखा है, जिसमें से एक बार थोड़ा सा कुछ हुआ था, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तो इतनी परेशानियां हैं कि जिसको शब्दों में बयान करना शायद कभी मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। जी, और फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका वहाँ से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। अनंत साहब, लगातार हम देखते थे पहले कुछ ज़िले महाराष्ट्र में होते थे जी, अब मैं कहूँ कि उन ज़िलों की संख्या को हटा दीजिए, करीब करीब आधा महाराष्ट्र इस वक्त सूखे की चपेट में दिखता है जी। और स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह है। अगर ये जब आंकड़े आते हैं कि बांधों का जलस्तर लगातार गिरा है, जलाशय सूख गए हैं, क्या वजह क्या दिख रही है सबसे बड़ी आपको? नहीं, वजह तो एक ये है कि पिछले 3 साल लगातार बारिश हुई नहीं है। और जैसे कि महाराष्ट्र के जो मोटे मोटे तौर पे अगर हम उसके विभाग देखें तो एक कोंकण रीजन है जो कोस्टल है, वहाँ तो बारिश काफ़ी होती है, लेकिन वहाँ पूरा जो पानी है वहाँ टिकता नहीं है, पूरा समुद्र में जाता है। फिर आइए आप वेस्टर्न महाराष्ट्र और ऊपर जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र है वो, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत बारिश जो कोंकण का इम्पैक्ट होता है वो होता है, लेकिन मराठवाड़ा, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, वो काफ़ी उसमें समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले 3 साल से वहाँ पानी ही गिरा नहीं है। और इसीलिए जो अभी अरविंद सिंह जी बोल रहे थे कि वहाँ जलाशयों में पानी ही नहीं है। अगर पानी गिरा ही नहीं तो फिर पानी आने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अब जो लोग कहते हैं कि एक क्रॉप पैटर्न होता है या पानी, जो कुछ पानी ऊपर से गिरता है उसको संभाल के, उसको पकड़ के रखने के लिए जो चाहिए योजनाएं वो नहीं की है। लेकिन पिछले 2-3 साल से शायद सरकार को भी, कोई भी सरकार हो, लेकिन उनको इस संकट के बारे में थोड़ी बहुत तो कुछ कल्पना थी। तो इसलिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक जो वाटर बॉडीज़ का जो रिवाइवल एक प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पे लिया है, और खाली सरकार ने नहीं, उसमें गांव के लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि ये पानी का संकट काफ़ी, ये पिछले 1 साल से तो बहुत गहरा है। और जैसे कि पुणे जैसी सिटी में, यानी जिसको आप ऑटोमोबाइल हब वगैरह कहते हैं, आईटी का भी वहाँ बहुत बड़ा केंद्र है, आज पुणे जैसे शहर में भी पानी जो है लोगों को रेशनिंग के तौर पे मिल रहा है। तो इसलिए इस समस्या को पिछले 1 साल से लोगों ने समझा, और एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, तो एक लगातार एक, जिसको हम मराठी में बोलते हैं जलयुक्त शिवार, यानी गांव में जो गांव के जो तालाब होते हैं या छोटे छोटे जो एक्विफर्स या जो होते हैं, तो उसको रिवाइव करके एक गांव की अपनी पानी की जो समस्याएं हैं या पानी की दूर करने की कोशिश बड़े काफ़ी मात्रा में हुई थी, एक व्यापक स्तर पे हुई थी। लेकिन जिस तरह से अभी लोग भी बोल रहे थे कि पिछले 3 साल से मराठवाड़ा, स्पेशली मैं मराठवाड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि विदर्भ में वैसे ठीक काफ़ी बारिश भी हुई है, स्थिति ठीक है,
लेकिन मराठवाड़ा पिछले 3 साल से वहाँ लगातार बारिश सूखा नहीं, है। और इसलिए ये जो समस्या है, बीड़ है, लातूर, ये तो फोकस एरिया है, लेकिन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद शहर है, जिनकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ भी औरंगाबाद में भी वहाँ इंडस्ट्री को पानी देना बंद कर दिया है। लेकिन अनंत, एक और जो सवाल उठता है कि न सिर्फ मैं कहूँ मराठवाड़ा, जी। देश के जो सरकारी आंकड़े इस वक्त करीब 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सूखे की चपेट में है। क्या ऐसा लगता है कि वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने या फिर पानी के जो कहते हैं कि बरसात के पानी को सही से उसका इस्तेमाल और उसके बाद उसका जो है स्टोरेज को लेकर जो तमाम बातें होती हैं महज कुछ महीनों तक सीमित रहती हैं, इसका इम्पैक्ट भी नहीं है? इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी एक ज़रूरत है और पानी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको यूज़ करें। हमारे यहाँ पानी की जो वेस्टेज है वो भयानक है, यानी क्रिमिनल वेस्टेज जिसको कहते हैं, इस तरह से पानी की वेस्टेज हम करते हैं। तो जब तक आप पानी का जो एक नियोजन है, एक प्लानिंग है, वाटर प्लानिंग अगर आप एक लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे, तो जैसे एक कोई कहते भी है कि अगर जंग होगी तो पानी के समस्या के ऊपर होगी। अगर हम उसकी गंभीरता को अगर समझेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि 256 तो अभी का आंकड़ा है, लेकिन आगे चल के और भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि जो पानी ऊपर से गिरेगा, क्योंकि ये जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उसके कारण पानी या जंगल कम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर ये पूरा एक इंटीग्रेटेड अगर हम एक उसको कॉम्प्रिहेंसिव अगर अप्रोच लेते हैं, तो हम लोगों को ये पानी के लिए मुझे लगता है कि चाहे जंगल हो, पेड़ उगाने हो, इस तरह से हम लोगों को, या जिसको वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं, किसी भी हालत में पानी का एक बूंद भी, अब जैसे मैं पुणे का उदाहरण दे रहा हूँ, पुणे में अब सरकार ने हर एक जो हाउसिंग सोसाइटी होती है, भले 20 लोगों की हो या 50 फ्लैट की हो, लेकिन उनको कंपलसरी वाटर कंजर्वेशन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कंपलसरी अभी किया है। लेकिन ये तो जैसे है कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदने जैसा है, यानी कि बड़े पैमाने पर मैं कहूँ कि पूरे देश में इस तरह की पहल करनी होगी और तेजी के साथ, क्योंकि हर गुजरते वर्ष के साथ ये संकट गहराता जा रहा है। लॉन्ग टर्म वाटर प्लानिंग के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, और एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच उसमें होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आनंद साहब इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मसले पर लगातार दूसरे दिन कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं, इससे अस्थिरता शुरू होने का खतरा है। कोर्ट ने दोहराया कि खरीद फरोख्त के आरोप के बावजूद शक्ति परीक्षण से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि राष्ट्रपति शासन पर फैसले से पहले केंद्र को 28 मार्च को शक्ति परीक्षण का इंतजार करना चाहिए था। सोमवार को भी हाई कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की जड़ों पर हमले जैसा है। कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं बल्कि उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वाले सितारों को भी अब इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सेलिब्रिटीज को विज्ञापन करते वक्त एहतियात बरतने की जरूरत है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अगुवाई वाली एक संसदीय स्थायी समिति भ्रामक विज्ञापन वाले मसलों पर विचार कर रही है। पीटीआई के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वाली हस्तियों के लिए समिति भारी जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा की सिफारिश कर सकती है।
जिसमें पहली बार गलती करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरी बार गलती होने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा की सिफारिश का विचार है। बैठक में उपभोक्ता हेल्पलाइन को बेहतर करने से लेकर ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए समिति बनाने पर विचार किया गया। तो सेलिब्रिटीज को स्वयं चाहिए कि वो किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि उसके संबंध में पूरी क्या कहते हैं कि वाकिफ हो जाना चाहिए कि सेलिब्रिटीज को क्या कहते हैं कि इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं कि माना जाए और उसको विज्ञापन के पहले देखना चाहिए। 58 साल की उम्र तक पीएफ की रकम निकालने पर रोक लगाने के खिलाफ मंगलवार को देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। सरकार का कहना है कि यह फैसला मजदूरों की मांग को देखते हुए लिया गया है। पीएफ के नए नियमों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को आखिरकार अपना फैसला बदलना पड़ा। सरकार ने अब पीएफ नियमों में सभी बदलावों को रद्द करते हुए पुराने नियम लागू करने की बात कह दी है। हमारा जो 10 फरवरी 2016 को जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जिससे मजदूर जो है उसके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद ही ले सकता था, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन मैंने रद्द कर दिया। इससे अभी पुरानी पद्धति चलती है। इससे पहले मंगलवार को देश के कई हिस्सों में कर्मचारियों ने फरवरी में लागू किए गए पीएफ नियमों के खिलाफ तीखा और हिंसक विरोध किया। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव करते हुए आगजनी भी की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। सरकार ने मंगलवार को ही माहौल लगातार गर्माता देख पहले अपने फैसले को 3 महीने के लिए टाल दिया था। दरअसल नए नियमों के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद लोग अपने पीएफ खाते से महज अपना आधा हिस्सा ही निकाल पाएंगे। बाकी की रकम हासिल करने के लिए उन्हें 58 साल तक की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने इस बारे में फरवरी में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पीएफ नियमों को कड़ा करने की बात कही गई थी और नए प्रावधान को 1 मई से लागू होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का प्रचार का शोर अब थम गया है और इस चरण में सबसे ज्यादा 62 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छह चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तीसरे दौर की बारी है। इस दौर में राज्य के मध्य हिस्से की 62 सीटों पर मतदान होना है। इनमें बर्धमान, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले और उत्तर कोलकाता शामिल हैं। इस दौर में कुल 1,37,42,000 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 71,33,978 पुरुष और 65,79,218 महिला वोटर हैं। 28,645 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 159 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने इस दौर में सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार इस दौर में किस्मत आजमाएंगे। सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार मुर्शिदाबाद जिले की दोमकल और जालांगी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार बर्धमान जिले की बर्धमान दक्षिण और गालसी सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 16,461 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। आयोग ने 18,930 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 1,214 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, जबकि कांग्रेस और वाम मोर्चे में शामिल सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, एआईएफबी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की कुल 294 सीटों पर तीसरे दौर के बाद अब बाकी 3 और चरणों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के जरिए ही जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू के कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य पर्यटन की खासी संभावना है और इसके विकास के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कदम पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उसकी ताकत है, युवाओं को कुछ नया करने का सपना देखना चाहिए। जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है। भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने के लिए ज्ञान का संपुट है और आप लोग हैं जो उस ज्ञान के वाहक हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बाहर से आने वाले छात्रों के साथ अच्छे व्यवहार की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो छात्र बाहर से आते हैं उन्हें राज्य में घर जैसा माहौल मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हंदवाड़ा में सेना के 4 बंकरों को आज हटा लिया गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। शहर में मंगलवार सुबह कर्फ्यू में 4 घंटों के लिए ढील दी गई। बाद में हालात सामान्य रहने पर हंदवाड़ा के अलावा कुपवाड़ा और त्रिहगाम में दोपहर बाद कर्फ्यू शाम तक के लिए हटा लिया गया। इस बीच पुलिस ने पीड़ित लड़की के साथ कथित छेड़खानी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लिया। 133 के तहत इसको गिरा दिया गया क्योंकि बिल्डिंग इज अनसेफ है ना। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन कि क्या करना है इसको ना। इसके लिए कमेटी बनी हुई है और वो रिपोर्ट जाएगी ऊपर कि भाई क्या करना है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अल्लामा इकबाल के जीवन पर लिखी हुई किताब का आज विमोचन किया। अल्लामा इकबाल मशहूर शायर थे और उनकी शायरी ने एक ख़ास मुकाम हासिल किया। उनके जीवन से जुड़ी इस बायोग्राफी को डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने लिखा है। पुस्तक विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने इकबाल की चंद लाइनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की संस्कृति में एकता और अमन जरूरी है। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने किस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा कहाँ से, ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इन 2 इस्तिलाहों को साथ रख के सोचिए। सदियों से जो झगड़े हमारे समाज में होते रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक शक्तिशाली धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में हुआ। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। काबुल के कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में मंगलवार सुबह कई घंटे तक गोलियां चलने की आवाजें आती रहीं। तालिबान के एक आत्मघाती हमलावर ने पहले तो विस्फोटकों से भरे ट्रक को रक्षा मंत्रालय से सटी एक पार्किंग में उड़ा दिया। इसके बाद दूसरे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए लोगों में सैनिकों के साथ सुरक्षा अधिकारी और नागरिक भी हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। हालांकि अमेरिकी दूतावास और नाटो मिशन को नुकसान नहीं हुआ है। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाके राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के मुख्यालय में घुसने में कामयाब रहे। हालांकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि यह हमला बताता है कि तालिबान अब आमने सामने की लड़ाई के काबिल नहीं रहा। एक सप्ताह पहले तालिबान ने हमलों में तेजी लाने की घोषणा की थी। इसके बाद से कुंदुज प्रांत में लड़ाई तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और खबरें संक्षेप में। कोलकाता की एक अदालत ने जुलाई 2014 के सौरभ चौधरी हत्याकांड के 8 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है जबकि एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति पर धार्मिक स्थलों के अवैध कब्जे के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई।
कोर्ट ने इसे रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में सभी सरकारों से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है और दिल्ली सरकार ने कार्यक्षेत्र तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और मध्य प्रदेश के गवर्नर धनराज यादव के ओएसडी से पूछताछ की। व्यापम घोटाले में सरकारी नौकरी में 1000 फर्जी भर्तियां और मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियों के आरोप। दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस महीने के शुरू में दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली ऐप आधारित ओला और उबेर की 18 टैक्सियों को जब्त किया है। दिल्ली सरकार ने अधिक किराया वसूलने और नियम तोड़ने वाली टैक्सियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए सोमवार को हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद सीमा की निगरानी कर रहे बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए ज्यादातर बाधाओं को दूर कर लिया गया है, जबकि बाकी मुश्किलों को रक्षा खरीद परिषद की अगली बैठक में दूर कर लिया जाएगा। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बात करते हुए कहा कि सोमवार को एक बेटी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर देश का नाम रोशन किया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में आई बाढ़ में मरने वाले भारतीय मूल की एक महिला भी शामिल है। सोमवार की रात को आई इस बाढ़ में 6 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के चलते स्थानीय स्कूलों को बंद कर दिया गया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।